हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर वन के डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग मेंस का जीएस पेपर वन का जो सिलेबस का पार्ट है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा टॉपिक नंबर वन है, उसी की डिस्कशन को हम लोग कर रहे थे। ये पीडीएफ उसी के बारे में है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इस डिस्कशन में, डैट इज डिसफंक्शंस ऑफ द फैमिली। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी डिस्कस करवाने से पहले, आपको एक इंग्लिश के लैंग्वेज की एक बात बताता हूँ। आपको यहाँ पर देखने से लग रहा होगा कि सर डिसफंक्शन की स्पेलिंग यहाँ पर DYS लिख रखी है, DIS क्यों नहीं है? तो दोस्तों, जब भी डिसफंक्शन लिखा जाता है ना वर्ड, ये वाला वर्ड ना नॉर्मली हर जगह यूज़ नहीं करा जाता है। कहाँ का यूज़ करा जाता है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन वो हम DIS करके नहीं लिखते हैं, हमेशा DYS करके लिखते हैं। अब जब भी अगर हम वर्ड यूज़ करें, सिर्फ अगर मैं आपको एक नॉर्मल वर्ड बोलूँ, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस। जब भी कोई चीज़ हम बोलते हैं कि कैसे फंक्शन कर रही है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो चलती कैसे है वो चीज़, तो वो होते हैं उसके फंक्शन। जब भी फंक्शन वर्ड के आगे डिस लग जाता है, DYS लग जाता है, तो यानी कि वो शो करता है किसी ना किसी प्रकार के डिसरप्शन को, या फिर डिसरप्शन मतलब खराबी, या फिर किसी न किसी प्रकार की जो कोई भी चीज़ है जो डिक्लाइन हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर क्रैक डेवलप हो रहा है, ठीक है, दरार पड़ रही है। अब दोस्तों, ये जो वर्ड है, ये जो हेडिंग है इसकी, डिसफंक्शंस ऑफ द फैमिली, तो इसका क्या मतलब है? उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो डिसफंक्शन जो वर्ड है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। सबसे पहले तो डिसफंक्शन वर्ड का जो मतलब होता है, आप इतना समझ जाओ, ये जो वर्ड है, ये ना जनरली दोस्तों तब यूज़ होता है जब हम किसी पर्सन की बॉडी के अंदर, ये वैसे एक बायोलॉजिकल वर्ड है और साइकोलॉजिकल वर्ड भी है, दोनों वर्ड को पहले मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, जब कोई पर्सन मान लो कि नॉर्मल तरीके से अपना क्लिनिक के अंदर चेकअप करवाने गया, और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसको बताया कि आपके शरीर के अंदर भाई साहब कुछ बीमारी है, कुछ डिसीजेज आपको लगे हुए हैं, तो यानी कि उस पर्सन की बॉडी अभी तक जो नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रही थी, तो वो अब उस पर्सन की बॉडी कैसी बन गई है? उस पर्सन की बॉडी अब बन गई है डिसफंक्शनल, राइट। दूसरा, ये जो वर्ड है डिसफंक्शन, दोस्तों ये साइकोलॉजी के डोमेन में यूज होता है। कहाँ यूज होता है अभी वो मैं आपको बताता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को पढ़ोगे साइकोलॉजी की, वहां पर आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, डिसफंक्शनल। यहाँ पर भी वही मतलब है, जैसे एक पर्सन की नॉर्मल बॉडी जब नॉर्मल प्रकार से फंक्शन ना करते हुए, क्योंकि उसने कुछ डिसीजेज डेवलप कर लिए हैं, अगर हम बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अब हमको उसको कहेंगे कि उसकी बॉडी डिसफंक्शनल तरीके से वर्क कर रही है, राइट। साइकोलॉजी के डोमेन में जब पर्सन की मानसिक स्थिति खराब होने लग जाती है, यानी कि उसको मेंटल डिसऑर्डर्स जब हो जाते हैं, किसी पर्सन को, मे नॉट गॉड डू सो, वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्लास 12th की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी में साफ तरीके से जो चैप्टर नंबर 4 का मेंटल डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे एथिक्स में काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं इन सब चीज़ों का लिंक इससे टॉपिक से इस्टेब्लिश करूँगा। मेंटल डिसऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोला जाता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्टों के द्वारा, जो कि पर्सन की मानसिक स्थिति को स्टडी करते हैं, उनका ये बोलना है कि पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर तब होता है जब उसके अंदर 4Ds डेवलप होते हैं। अब 4Ds का मतलब है क्या, सबसे पहले वो समझो। पहला डी जो है मेंटल डिसऑर्डर के क्षेत्र में, दैट इज डिसफंक्शनल ओनली। दूसरा डी जो है, दैट इज डेविएंट। तीसरा डी जो है, दैट इज डेंजरस। एंड चौथा डी जो है, दैट इज डिफरेंट। तो अगर आप यहां पर गौर फरमाओ,
मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि मेंटल डिसऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में 4 डी से प्रतीत करा जाता है, जिसमें से डिसफंक्शनल भी इंक्लूड होता है वर्ड। तो 4 डीज कैसे? पहला वर्ड डिसफंक्शनल, यानी कि पर्सन की मानसिक स्थिति वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, पर्सन अपनी मानसिक स्थिति को लेकर डिसफंक्शनल हो गया है। दूसरा, वो डेविएंट हो गया है। डेविएंट मतलब डेविएट कर गया है किससे? सोसाइटी के नॉर्मल जो नॉर्म्स हैं, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स हैं, उसको पर्सन अब फॉलो नहीं करता है। पर्सन का बिहेवियर अपने लिए भी डेंजरस है, परिवार के लिए भी डेंजरस है और समाज के लिए भी डेंजरस है। और चौथा डी का मतलब है डिफरेंट, के पर्सन अब वैसे बिहेव नहीं करता है जैसे अभी तक करता था। उसका व्यवहार, उसका रवैया, उसका बिहेवियर बदल चुका है। ये जो 4 डीज हैं, डिसफंक्शनल, डेविएंट, डेंजरस और डिफरेंट, ये चारों मिलकर बनाते हैं 4 डीज के कॉन्सेप्ट को। और ये 4 डीज के कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं किसी भी पर्सन के अंदर विभिन्न प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स को। जैसे भूल भुलैया मूवी आपने देखी होगी, विद्या बालन जिसने मंजुलिका का रोल निभाया, उसको वहाँ पर जो बीमारी थी डैट वॉज DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसका दूसरा नाम होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। या फिर एक साउथ इंडिया की मूवी अगर वो आप लोगों ने देखी हो, अपरिचित, तो उस पर्सन को भी अपरिचित मूवी के अंदर जो मेन हीरो है जिसको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, तो उसको भी ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम DID कहते हैं शॉर्ट में, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर MPD, ये उसको हुआ था भूल भुलैया मूवी में विद्या बालन को, जिसने मंजुलिका का रोल निभाया, और अपरिचित मूवी के अंदर उस मेन हीरो को साउथ इंडिया के। अब आप कहोगे कि सर हम तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी का लेक्चर पढ़ने आए हैं, तो आप ये बायोलॉजी की बातें, साइकोलॉजी की बातें आप हमें क्यों बता रहे हो, और इस वर्ड के ऊपर इतना ओवर एम्फसाइज क्यों कर रहे हो, डिसफंक्शनल वर्ड के ऊपर? ये तो मेंस की क्लासेस हैं। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि डिसफंक्शनल वर्ड ना कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है, आप इसको हर जगह नहीं पटक सकते हो। ये जो हेडिंग है ना इस टॉपिक की, डिसफंक्शंस ऑफ द फैमिली, एक्चुअली में यहाँ पर राइटर को लिखना चाहिए था सम प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली, या सम प्रॉब्लम्स विच आर फाउंड इन इंडियन फैमिली सिस्टम। ये डिसफंक्शन वर्ड इन्होंने लिख दिया है, लेकिन आप इस वर्ड को ऐसे ही एवं हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, क्योंकि मेंस में आपके वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं बहुत मैटर करता है। जस्ट बिकॉज किसी एक इंस्टीट्यूट ने अपने नोट्स के अंदर वहाँ पर लिख दिया है, और हम ये मान लें कि जहाँ जो भी बुक हम पढ़ते हैं, जिसके भी नोट्स को हम रेफर करते हैं, उसके अंदर तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो हमें थोड़ा सा रुक कर थम कर वहाँ पर सोचना चाहिए कि एम आई यूजिंग द करेक्ट वर्ड, क्या मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को राइट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ, और क्या जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या आई विल बी एबल टू फेच मार्क्स, या फिर मैं एग्जामिनर को कुछ और ही हिंट दे दूंगा अपने आंसर से। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है आपको ये समझाना कि ये टॉपिक की जो हेडिंग होनी चाहिए थी, दैट शुड बी सम प्रॉब्लम्स विच आर फाउंड इन द इंडियन फैमिली सिस्टम, नॉट डिसफंक्शंस ऑफ द फैमिली। डिसफंक्शन वर्ड क्योंकि यूज ही नहीं होता। डिसफंक्शन तो एक तरीके से पैरालिसिस को कह रहा है, वो किसी बीमारी को दर्शा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया डिसरप्शन, डिक्लाइन, क्रैक, डिसीज या मेंटल डिसऑर्डर के लिए बेसिकली वर्ड यूज होता है। लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो दूसरे वे में, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स को बताते हुए। लेकिन अगर डिसफंक्शन वर्ड को अगर आपको फैमिली के साथ एसोसिएट करके समझना है, तो बेसिकली यहाँ पर राइटर कहना क्या चाह रहा है पहले हमें वो भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपको ये बता रहा है कि फैमिली के अंदर लोगों के, यानी कि फैमिली मेंबर्स के जो अभी तक रिश्ते चले आ रहे थे, उन रिश्तों के अंदर एक ग्रेजुअल तरीके से आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। ये शो करता है डिसरप्शंस या फिर डिसफंक्शंस या फिर क्रैक्स इन द फैमिली, ठीक है? और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो फैमिली की बात हो रही है हमारे इस पूरे टॉपिक के अंदर, वो ज़्यादातर बात हो रही है भारत के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम की, नॉट न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की। ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, ये जो ज़्यादातर आपको 6-7 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे ना, सेल्फ एलिनेशन, लैक ऑफ प्राइवेसी, लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म, रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल लेबर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, लो सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड हाई फर्टिलिटी रेट, ज़्यादातर पॉइंट्स इनके अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में जो दिक्कत परेशानियां हैं वो बता रही हैं भारत के पारिवारिक माहौल के अंदर। अब दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर
फैमिली के अलग अलग प्रकार को और फैमिली के बारे में जितनी भी चीज़ें समझी थी भारत के समाज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसमें हमें ये बताया गया था कि घर परिवार का होना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। हम दिन में काम के लिए निकलते हैं, एक स्टूडेंट पढ़ाई करने स्कूल या कॉलेज जाता है, एक ऑफिस वर्किंग पर्सन अपने ऑफिस जाता है। दिन भर में हमें 100 प्रकार के लोग मिलते हैं जो कि हमें मानसिक या शारीरिक रूप से थका देते हैं। शाम को जिस प्रकार से जानवरों को अपने घोंसले में, अपने जिस जगह पर वो रहते हैं, अपने आशियाने में वापस आना पड़ता है, उसी प्रकार से एक इंसान को भी अपने आशियाने में वापस आना पड़ता है। लेकिन अगर वो आशियाना जिसमें उसको पूरे दिन में हज़ारों लोगों के साथ डील करता हुआ, हज़ारों लोगों के चेहरे देखते हुए, मानसिक और शारीरिक तनाव को झेलते हुए, कुछ भी पर्सन बाहर गया है अगर घर से बाहर, शाम को अगर उसको आशियाने में आना है, तो फैमिली का रोल ये होता है कि वहाँ पर वो आशियाना खाली नहीं होना चाहिए, आपका घर परिवार होना चाहिए। क्योंकि घर परिवार आपको फिजिकल सपोर्ट देता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है। फिजिकल सपोर्ट कैसे? जैसे मतलब मान लो कि आपके माता पिता की 3 औलादें हैं, आपके भाई बहन मिलाकर आप लोग 3 लोग हो, उनमें से कोई एक फाइनेंशियली वीक है, तो आपके माता पिता और बाकी भाई बहन मिलकर उसकी फाइनेंशियल रूप से मदद करेंगे। अब ये होती है एक परिवार की पहचान। कैसे? क्योंकि बाहर वाला आपको नहीं देगा आपकी दिक्कतों से, मतलब आप जो जूझ रहे हो उससे दिक्कतों से बाहर निकालने के लिए बाहर वाला पर्सन आपको पैसे नहीं देगा। अगर आप किसी तनाव से जूझ रहे हो या फिर घर के बाहर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई है, कोई ऐसी बात है जो कि आपको बहुत ज़्यादा चिंतित कर रही है, आप साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, एट लास्ट जब आप थक हार कर आपके पास कोई रास्ते नहीं होंगे, तो आप किसको बताओगे? घर परिवार के लोगों को बताओगे। उनमें से 10 लोगों के 100 प्रकार के ओपिनियन जब सामने आएंगे, तो उनमें से वो हमेशा आपको कहेंगे कि कुछ गलत कदम उठाना, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। तो ये हो गया मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मेटेरियलिस्टिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से परिवार की महत्वता, परिवार की इंपॉर्टेंस। लेकिन अब हमें, ये तो हम सीख चुके हैं, परिवार की इंपॉर्टेंस को हम समझ चुके हैं, जितना मैंने आपको बताया कोई नई बात नहीं है आपके लिए मेरे लेक्चर्स में। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि परिवार में रहने से कभी कभार कुछ दुष्परिणाम भी निकल कर आते हैं जिसको झेलना एक इंसान को पड़ता है। यानी कि ये टॉपिक आपको ये बता रहा है परिवार में रहने के फायदे हैं, लेकिन कभी कभार वो फायदे एक पर्सन के जीवन में नुकसान के रूप में उभर कर या उतर कर आ जाते हैं। अब ये नुकसान कैसे बन जाता है परिवार यानी कि हमारा कभी कभार दुश्मन कैसे बन जाता है, तो वो हमें समझना सीखना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर। एंड दीज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स फॉर यू। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ एलिनेशन। यानी कि सेल्फ एलिनेशन का अगर हिंदी अनुवाद अगर आपसे मैं कहूं तो इसका मतलब ये होता है एक इंडिविजुअल अपने आप से ही जुदा हो गया, अपने आप से ही परे हो गया। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको एक वर्ड का मतलब सीखना पड़ेगा, दैट इज सेल्फ। सेल्फ दोस्तों जो एक वर्ड है, जर्नली स्टूडेंट्स इसको ऐसा समझते हैं, अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे तो गूगल आपको बताता है मी, माई सेल्फ, माइन, कोई भी चीज़ जो मुझसे रिलेटेड है दैट इज सेल्फ। लेकिन दोस्तों सेल्फ जो है ना, वो एक साइकोलॉजी की डोमेन में यूज करे जाने वाला वर्ड है। अब यहां पर मैं मानसिक रूप से बात नहीं कर रहा साइकोलॉजी एज अ डोमेन की। साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, राइट? तो सेल्फ भी इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। अब आप कहोगे सर बात तो वही हुई ना, आई, मी, माई सेल्फ एंड माइन ही तो सेल्फ हुआ। लेकिन दोस्तों सेल्फ का मतलब ना इससे थोड़ा सा, आई, मी, माई सेल्फ, माइन से थोड़ा सा गहरा होता है। सेल्फ एक्चुअली जो वर्ड है ना, वो रिलेटेड होता है, उसका पूरा पूरा गहरा संबंध है एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक टर्म के साथ, जिसको हम डिनोट करके लिखते हैं पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी और सेल्फ को अगर कंबाइंड तरीके से हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होता है दोज क्वालिटीज या फिर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। ध्यान से समझना, आंख और कान खुले रखकर, दोज क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, विच मेक्स हिम और हर, विच मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
आपकी वो विशेषताएं, आपकी वो खूबियां, आपके अंदर वो क्वालिटीज। अब मैं ये नहीं कह रहा वो विशेषता और खूबियां कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कुछ काम करो। आपका रंग रूप, आपका चेहरा, आपकी हाइट, आपका बात करने का तरीका, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सारी चीजें जो आपको डिफाइन करती हैं, जो आपका सेल्फ है, तो वो क्या है? आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। क्योंकि पर्सनैलिटी हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो ऐसा बोल देते हैं कि उस पर्सन की देखो, उस बंदे की देखो क्या बेहतरीन पर्सनैलिटी है। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं कि उस बंदी या उस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, भाई मजे आ गए इसकी पर्सनैलिटी को देखकर, इसके ऑरा को इसके ऑरा में आकर, तो हम सिर्फ लुक्स की बात कर रहे होते हैं पर्सन की। लेकिन साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पर्सनैलिटी इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल लुक्स, इट इज ऑल्सो अबाउट पर्सन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, पर्सन सोशल रिलेशनशिप्स। तो इसके अंदर कंबाइंड करके अगर हम सेल्फ और पर्सनैलिटी को डिस्कस करें तो इसका मतलब निकल कर ये आता है, अगर आप साइकोलॉजी के एनसीईआरटीज को देखोगे, कि वो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन की जो कि उसको दूसरे लोगों से भिन्न बनाती हैं, अलग बनाती हैं। ठीक है? आपके मतलब पूरी पृथ्वी पर आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं, आपकी आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी सेल्फ की क्वालिटीज, आपकी सेल्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके देश में, आपके गली मोहल्ले में, आपके घर परिवार में भी, इवन आपके स्पाउस से आप अलग कैसे हो सकता है कि आपका स्पाउस आपसे छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करे, आपसे चहटे, लेकिन उस बात को शांतिपूर्वक खत्म करने के लिए आप चुप्पी साध जाओ, तो वो आपका सेल्फ है। जरूरी नहीं कि आपका सेल्फ जो हो वो आपके स्पाउस में रिफ्लेक्शन हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे स्पाउस के मैरिटल रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चलते और डाइवोर्स जैसी, तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं होती दुनिया के अंदर। ठीक है? तो सेल्फ वर्ड का मतलब मैंने आपको गहराई से बता दिया। अब हम फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर, फैमिली के, पर्टिकुलरली जॉइंट फैमिली सिस्टम के भारत के अंदर कुछ डिसफंक्शन। सेल्फ एलिनेशन, जो आपका सेल्फ है, जो मैंने आपको बताया, आपकी वो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको दूसरे पर्सन से अलग बनाती हैं, ये आपका जो पर्सनैलिटी का फीचर है सेल्फ, ये दबकर रह जाता है, ये एलिनेट हो जाता है, ये अपने आप से परे हो जाता है, ये खो जाता है। यानी कि आप जो हो ना अपने आप में, आपकी कुछ खूबियां होंगी, आपकी कुछ विशेषताएं होंगी, आपके मन की कुछ इच्छाएं होंगी, आपको लगता होगा कि यार काश मुझे इस चीज़ के लिए कोई मोटिवेट कर दे, काश मुझे इस चीज़ के लिए कोई रास्ता दिखा दे, मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है, मुझ में हौसला है। लेकिन उस हौसले की, उस हिम्मत की, आपके सपनों की, आपकी पर्सनैलिटी की और अल्टीमेटली आपके सेल्फ की धज्जियां कभी कभार परिवार उड़ाकर रख देगा धज्जियों को। कैसे? ये पर्टिकुलरली विटनेस करा जाता है, जैसा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही बताया, ये जो प्रॉब्लम्स है जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में दोस्तों होता क्या है, एक पर्सन वैसा बिहेव नहीं कर पाता जैसा वो अपनी इच्छाओं के अनुसार करना चाह रहा है। आपको ऐसा लगता है, मान लो कि आप लड़की हो एक भारत के समाज के अंदर, और आप मेट्रोपॉलिटन शहर में नहीं रह रहे हो, आपका रर्बन इकोनॉमी के अंदर आप रह रहे हो, यानी कि जो पूरी तरीके से रूरल भी नहीं है, पूरी तरीके से अर्बन भी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, रर्बन, है ना, या फिर सेमी अर्बन या सेमी रूरल इलाके के अंदर आप रह रहे हो। तो वहाँ पर कुछ नॉर्म्स होंगे आपके घर परिवार के कि आपको ऐसा ऐसा बिहेव करना है। अगर मैंने आपको बताया ना, एक कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने आपको एग्जांपल के लिए, कि मान लो कि आप एक लड़की हो, अब आपके ऊपर बंदिशें हो सकता है कि आपके घर परिवार के लोग लगाते हो, किसी लड़के को आपके घर आना अलाउ ना हो। अब मान लो कि स्कूल में आपके एक एनुअल फंक्शन की परफॉर्मेंस है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और आप चाहते हो कि उस ग्रुप के अंदर जो लड़के और लड़कियां वो आपके घर आ जाएं, या फिर आपके घर वाले किसी के घर में जो प्रैक्टिस चल रही होगी आपके मम्मी पापा वहां भेज दें उनके घर। लेकिन हो सकता है कि आपके घर परिवार वाले आपसे ये बोले कि घर में बुला लो लोगों को, तुम भी चली जाओ घर, लेकिन वहां सिर्फ लड़कियां आनी चाहिए और हमारे घर भी सिर्फ लड़कियां आएंगी, लड़के आर नॉट अलाउड, और जहां पर लड़के आ रहे होंगे तुम्हारी जिस सहेली के घर, वहां पर तुम नहीं जाओगी। तो अब एक बात बताओ, वो लड़की, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि वो लड़की बहुत अच्छी डांसर हो, या फिर उसको ऐसा लगता है कि जब वो ग्रुप परफॉर्मेंस कर कर, प्रैक्टिस कर कर स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और अपने आप को और अपने पूरे ग्रुप को जिता पाएगी, लेकिन घर वालों की वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, जब ऐसे उसके साथ जीवन में 5-6 बार होगा तो बड़े होकर वो क्या बोलेगी लड़की, जब भी उसको उसकी स्कूल की टीचर बोलेंगी कि तुम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करोगी क्या, वो क्या बोलेगी, नहीं मैम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं आता ये चीज़, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब देखो कहाँ एक लड़की का किस चीज़ को लेकर टैलेंट था, लेकिन घर वालों ने बोल बोल करके
लड़के नहीं आ सकेंगे, तुम्हें साथ में प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, लड़कियों वाले स्कूल में ही पढ़ना है, लड़कियों वाले कॉलेज में ही जाना है, ऐसा कर करके उस लड़की की बहुत सारी इच्छाएं दबा दी शक करने के बेसिस पर। पर्सन रिवोल्ट नहीं कर पाया, वो लड़की रिवोल्ट नहीं कर पाई कि घर का माहौल ख़राब होगा, घर में चाचा, मेरे पापा, ताऊ जी, बड़े चाचा, छोटे चाचा, चाचियाँ, बुआ सब रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ जॉइंट फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर। तो उन सब के ताने मिलेंगे और फिर मेरी मम्मी को सुनना पड़ेगा। मैं टिपिकल इंडियन सोसाइटी के अंदर जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया उसके अंदर एक लड़की का माइंडसेट, जो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के लोग जो परिवार के मुखिया हैं, जब एक लड़की को ऐसा दबाते तो उसका माइंडसेट यही डेवलप हो जाता है कि मुझे सुनना पड़ेगा या मेरी माँ को सुनना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगी ही नहीं या फिर मैं बुलाऊंगी ही नहीं। और मुझे पता है कि मैं अपने घर वालों का ट्रस्ट नहीं तोड़ रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगी, मुझे पता है कि लड़कों से दोस्ती करने में कुछ गलत बात नहीं है, मुझे अपनी मर्यादा पता है। लेकिन घर वाले क्योंकि उस लड़की के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं दिखाते, तो वो धीरे 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 करके अपनी इच्छाओं को मारने लगेगी। तो साफ सीधी बात, मैं आपसे 100 शब्दों की एक बात यही कहना चाहता हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आपका जो सेल्फ है वो एलिनेट होने लग जाता है बहुत बार। ऐसा ये यूनिवर्सल नहीं है कि आप ये सोचो कि ये प्रॉब्लम्स ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये हर परिवार में होती होंगी। बहुत सारे लोग एक मॉडर्न आउटलुक के होते हैं जो कि अपनी बेटियों पे ट्रस्ट भी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया एक एग्जांपल के साथ। तो उसमें हो सकता है कि वो कभी भी अपनी बेटियों से ना बोले कि नहीं नहीं लड़के नहीं आएंगे, ऐसा कोई बंदिश है वो ना लगाएं। लेकिन यहाँ पर हम जर्नल चीज़ों की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर आपका है तो आपके घर परिवार में ऐसा होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर एक पर्सन बिहेव नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू वंस ओन विशेस, रेदर उस पर्सन का बिहेवियर डिसाइड होता है एक्सपेक्टेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और मज़ेदार बात यह है कि दोस्तों ये जो नॉर्म्स हैं जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्म्स को, ये नॉर्म्स सोसाइटल नॉर्म्स नहीं है, ये एक घर परिवार के जॉइंट फैमिली सिस्टम के नॉर्म्स हैं। हर एक घर परिवार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जहाँ पर वो हो सकता है अपने घर के बच्चों से बोले कि तुम चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी दोस्त के साथ घूम रहे हो, 8 बजे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, तुम्हें उससे पहले घुसना ही पड़ेगा, 10 बजे लास्ट रोटी तुम्हें मिलेगी, उसके बाद किचन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। मतलब एक तरीके से बहुत बार जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आपके पापा घर के मुखिया हैं, दादी मुखिया हैं या ताऊजी मुखिया हैं, तो उनका हो सकता है कि बहुत बार वर्चस्वधारी एटीट्यूड हो कि वो अपनी अपनी बहुत ज़्यादा चलाएं, और बच्चे ना जैसे ही वो पर्सन निकले किसी कमरे से तो बच्चे चुप हो जाए, उनकी स्माइलें रुक जाएं, बिल्कुल तानाशाह वाला एटीट्यूड, हिटलर जैसे एटीट्यूड। तो आपको बहुत बार फैमिली के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अब अगर ऐसा किसी पर्सन का घर के अंदर रुतबा है कि उसका हिटलर जैसी आइडेंटिटी है, तानाशाह जैसा माहौल उसने बना रखा है, ऐसे घर परिवार में लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, लड़के भी कभी नहीं बोल सकते कि हमें लव मैरिज करनी है, हम किसी को लाइक करते हैं उससे हमारी शादी करवा दो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वन गेट्स डिटैच फ्रॉम वन सेल्फ। जो एक पर्सन खुद में जो उसकी आइडेंटिटी, जो उसकी क्वालिटीज, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया आपका सेल्फ आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, और सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का मतलब है वो क्वालिटीज है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन जो कि उसको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। तो वो आपसे धीरे 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 करके वो सारी क्वालिटीज आपसे डिटैच होने लग जाती हैं। राइट मयूर, पहला पॉइंट समझ में आया अच्छे से? ठीक है। दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ प्राइवेसी। अब देखो दोस्तों, इन्होंने ना सेल्फ एलिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में 2 पॉइंट ना सब पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं, लेकिन आप इनको अलग अलग पॉइंट्स ही बनाकर चलना, आप इनको टोटल 7 पॉइंट्स में लर्न कर सकते हो। जैसे पहला सेल्फ एलिनेशन, दूसरा लैक ऑफ प्राइवेसी, तीसरा लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ऐसे आप 7 पॉइंट्स बना सकते हो अपने नोट्स में, या फिर इसको लर्न कर सकते हो 7 पॉइंट्स में। तो दूसरा पॉइंट है हमारा लैक ऑफ प्राइवेसी। ये भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का ही वैसे पार्ट है। वैसे तो यहाँ पर नॉर्मल फैमिली लिखा हुआ है, इस पॉइंट में इन्होंने जॉइंट फैमिली मेंशन नहीं कर रखा है। तो प्राइवेसी आपके घर में भी कम होती है, मतलब हमें यहाँ पर फैमिली के नुकसान बताए जा रहे हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो और भी कम होगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप अपनी लिविंग ना शेयर कर रहे हो। लिविंग शेयर करने का दोस्तों ये मतलब होता है कि फैमिली को फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर ना कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। हम किसी पीजी को, किसी हॉस्टल को फैमिली क्यों नहीं बोलते कि दिस इज अ फैमिली बिल्डिंग? हम किसी घर को ही होम या हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि
पीजी हॉस्टल अलग चीज़ें हैं, फैमिली एक अलग चीज़ है। यहाँ पर आपकी लिविंग जो है ना वो शेयर होती है दूसरे मेंबर के साथ, और जहाँ पर भी लिविंग शेयर होगी तो हो सकता है कि आपकी बहन अपने कपड़े आपके रूम में रख गई हो, आपके जूते अपने भाई के कमरे में पड़े हों, आपका टूथब्रश मम्मी पापा वाले बाथरूम के अंदर पड़ा हो। तो यानी कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के कमरे में आना जाना लगा रहेगा, और हो सकता है कि एक कमरे के अंदर बैठकर एक लड़का एक लड़की पढ़ाई कर रहे हो, अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उनका कुछ और मतलब मान लो कि सोशल मीडिया का अकाउंट हो तो वो वहाँ पर कोई रील बना रहे हो, कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, तो हमेशा ना लोगों की ताक झाक आना जाना लगा ही रहेगा। ये तो मैंने फिर भी आपको न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल दिया। जॉइंट फैमिली में तो कहना ही क्या, हदी मचा कर रख देंगे आपकी बुआ, आपकी चाचियाँ, आपके ताऊ जी के बच्चे, चाचा के बच्चे, आपके भाई बहन, शोर शराबा हो रहा है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं लेकिन वो छोटे हैं भाई, उनको गेम खेलना है, घर पे कोई सामान आया, कोई रिश्तेदार आए, अब आप सबको तो नहीं जाकर बोल सकते ना टीवी की आवाज़ कम कर लो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। फिर कलेशे होंगी क्योंकि घर पे या चाचियों का या बुआओं का या मुंह बनेगा, तो उसमें 100 प्रकार की ड्रामेबाजी होती है। तो कुल मिलाकर बात यही है, एक ही खरे पॉइंट पर आकर बात उतरती है कि देर इज लैक ऑफ प्राइवेसी इन फैमिली, वेदर न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली। तो प्राइवेसी जर्नली, परिवार कैसा भी हो, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाला हो, प्राइवेसी जर्नली यूजली एब्सेंट होती है। क्योंकि आप रूम लॉक करके कुछ करना चाहो या पूरा आप ये टाइम सोचो कि मेरे अभी आने वाले 3-4 साल के अंदर कुछ एम्बिशंस हैं, मुझे एक तरीके से कमरा बंद कर कर अपना रखना है और कोई मेरे कमरे के अंदर आए भी ना, तो आप भी जानते हो ये पॉसिबल नहीं है फैमिली के अंदर बिना कलेश के। क्योंकि आप हो सकता है अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, वो आपसे कहीं के अंदर बैठ के किसी से बात कर रहा होगा, अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल कर रहा होगा, हमें कैसे पता तू पढ़ रहा है, पढ़ने की तो आवाज़ ही नहीं आ रही तेरी। तो जिस प्रकार से हमारे मम्मियों के यूजली ताने होते हैं, या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस होती है, पूरे भसड़ पूरा ऐसा जंगल भरा होता है हमारे सारे रिश्तेदारों का, तो वहाँ पर प्राइवेसी जनरली एब्सेंट हो ही जाती है। तीसरी प्रॉब्लम है भारत के अंदर पारिवारिक माहौल की, दैट इज लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट को परस्यू करा जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ों की बात करी जाती है, घर का मुखिया या फिर घर में जो वर्चस्वधारी जो तानाशाह होता है, तानाशाह मैं बार बार दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ना किसी प्रकार मतलब पर्सन की जो कि हेड ऑफ द फैमिली होता है उसी की ज़्यादा चलती है, उसी की सब लोगों को माननी पड़ती है। अगर आपके दादाजी के अंदर ज़्यादा वर्चस्व है, वो तानाशाह हैं, तो आपके पापा, आपके ताऊ जी, आपके चाचा, फिर सब लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं जो उन्होंने घर परिवार के रूल्स बना रखे हैं कि हमारी औरतें घर के बाहर नहीं निकलेंगी। टिपिकल इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर उनको घर से बाहर जाना है तो उनके साथ कोई मर्द ही जाएगा, उनको साड़ी अगर पहननी है तो सर पे पल्ला ढका होना चाहिए। तो बेसिकली मतलब पॉइंट यही आ जाती है, मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की ही मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ना जो घर का तानाशाह होता है, जो घर का हिटलर होता है, जिसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा होता है, जो घर का सीनियर होता है, हेड ऑफ द फैमिली, उसकी बहुत ज़्यादा चलती है, उसके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस एक प्रकार से आपके घर के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करते हैं। तो देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि एक प्रकार से ये जो पॉइंट था हमारा सेल्फ एलिनेशन खत्म हो जाना, ये आपका सेल्फ खत्म हो जाना, आप अपने सेल्फ से एलिनेट हो जाते हो, तो ये भी वही है लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, उसको साइडलाइन करा जाता है। क्योंकि परिवार का घर मुखिया जो तानाशाह होता है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करता है। जैसे मतलब मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, कि आपने बोला अपने पापा से कि पापा अब मैं कॉलेज में आ गया हूं, मुझे चाहिए एक बाइक। अब घर पे जब ये डिस्कशन होगी तो चाचा कुछ और बोलेंगे, ताऊ जी कुछ और बोलेंगे, दादाजी आपके कुछ और बोल रहे हैं, घर की औरतें जिसमें आपकी मम्मी, चाचियाँ, बुआ, ये सब लोग शामिल हैं, आपके ताऊ जी के जो बच्चे होंगे हो सकता है वो आपसे बड़े हो, आपके भैया या आपकी दीदी, तो वो आपसे बोलेंगे नहीं यार गाड़ी ले ले, तेरे बाद चाचा के बच्चों के काम आ जाएगी, फिर छोटे चाचा के बच्चों के काम आ जाएगी, उनको भी कल को कॉलेज आना है आज से 2 साल बाद। तो यानी कि आपकी इच्छा होगी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब वहां पर क्या है, आपको लेनी थी बाइक, और वो बाइक है 1 सीटर स्पोर्ट्स बाइक मान लो, लेकिन परिवार में बात ये उभर कर आई कि जब तुम्हारे पापा को इतना खर्चा करना ही है तो घर में क्यों ना ऐसी गाड़ी लाके खड़ी कर दी जाए या ऐसी बाइक खड़ी कर दी जाए जिसमें कम से कम 2 लोग बैठ सकें, उस गाड़ी में कम से कम
घर परिवार वाले सैटरडे संडे मंदिर जा सकें, या कल को किसी ट्रिप पे जाना तो ऐसी जगह जा सकें। अब आपके मन में बाइक लेने की जो इंटेंशन है वो अपने लिए है, लेकिन परिवार के जो ओपिनियन उभर कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि भाई नहीं, तुम्हें अपना नहीं सोचना है, तुम्हें सबका सोच के चलना है। तो ये है लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अगली चौथी समस्या है भारत के अंदर पारिवारिक माहौल की, वो है रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल लेबर। अब रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल लेबर जो अंग्रेजी में लिखा हुई है, इतनी लंबी चौड़ी हेडिंग, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर भी आपके घर परिवार में कोई ना कोई एक वर्चस्वधारी तो हो गई। किसी की हो सकता है कि मम्मी शेरनी हो, किसी के पापा हिटलर हो, किसी के दादा हिटलर हो, तो किसी के ताऊजी हमेशा मुंह फुलाकर बैठे हों, कि जिनको बचपन से ऐसे एटीट्यूड वाले बच्चे नहीं होते जो इनको बाप बनना होता है, तो ताऊजी या दादा को या आपके पापा को ऐसा लगता हो कि हंस देंगे तो बच्चा पैसा मांग लेगा। तो ऐसे वो जो चेहरे होते हैं घर परिवार में डरावने वाले के, वो किसी कमरे से निकले और बच्चों की हंसी भी रुक गई। तो फैमिली के अंदर यू कैन नेवर क्वेश्चन द अथॉरिटी इन द फैमिली, यानी कि जो आपके घर परिवार का जो मुखिया है, जो आपके परिवार के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है, नॉर्म्स को बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग घर के दरवाजे बंद होते हैं, घर की औरतों को जिस प्रकार से बिहेव करना पड़ता है, शादी की रस्में कस्में जिस प्रकार से निभाई जाती हैं, वो भी वही डिसाइड करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप अपनी घर परिवार के अंदर कभी भी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला पॉइंट, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट के अंदर क्या आएगा कि सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, ठीक है, फैमिली के जो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो जनरली, ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मयूर, याद रखना कि ये ना जॉइंट फैमिली सिस्टम के निश्चित तौर पर यूनिवर्सल फीचर्स नहीं है। मैंने आपको बताया ना अभी कि ये यूजुअल फीचर्स हैं कि जो हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, इसके लिए तो टिपिकल एग्जांपल मयूर हो सकता है बनियों का परिवार, है ना। तो हाँ, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंटर द सेम प्रोफेशन एंड सेम बिजनेस, जबकि हो सकता है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट वहां पर ना भी हो, कि वो पर्सन अगर कहीं पर जॉब ले ले या कुछ और काम कर ले तो एडिशनल पैसा घर में आएगा ही आएगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम सबको चाचा ताऊ इन सबके लोगों को एक ही जगह पर, एक ही दुकान या एक ही शोरूम के अंदर, एक ही धंधे के अंदर, या हमारा पुश्तैनी काम है, खानदानी काम है, चाहे वो सुनार का हो, दूध की डेयरी का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो घर परिवार के सभी मेंबर्स एक प्रोफेशन को फॉलो करते हैं और हो सकता है उसके अंदर औरतें भी शामिल हो। तो इससे बहुत बार डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, क्योंकि उनका खर्चा पानी या धंधा एक ही प्रकार के नेचर पे, एक ही प्रकार के बिजनेस के नेचर पे टिका हुआ है। अब मान लो कल को उस बिजनेस के अंदर रिसेशन आ गया मयूर, या फिर वो बिजनेस नहीं चल पाया किसी भी कारणवश से, तो पर्सन अगर घर परिवार के 2-4 मेंबर्स अगर जॉब वगैरह कर रहे होते तो कम से कम राशन पानी को तो दिक्कत नहीं होती उस घर परिवार के अंदर, लेकिन ऐसी जगह पर होने लग जाएगी, इसलिए इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है लो स्टेटस ऑफ विमेन। औरतों का स्टेटस काफी कम होता है परिवारों के अंदर, और यहां पर पर्टिकुलरली बात करी गई है जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर एज, परिवार का जो मुखिया होगा, जो सबसे बड़ा होगा एज में, एक तो उसकी चलेगी, और जहां तक हम बात करें सेक्स की, तो यहां पर बात हो रही है मेल्स की जनरली। ठीक है, और मेल्स में अगर आप चलो फीमेल की बात भी करते हो तो एज में फिर वो आपकी दादी जो होंगी वो यहां पर आ जाएंगी, है ना। तो औरतों का स्टेटस काफी कम होता है जो घर की जनरली औरतें हैं, और दादी का भी वर्चस्व हो सकता है जनरली। मैं हम लोग यहाँ पर टिपिकल इंडियन परिवार की बात कर रहे हैं कि वो दादाजी के जाने के बाद, उनके गुजरने के बाद ही उनका बने वर्चस्व उतना, है ना। अब घर की औरतें अगर पहले से ही मतलब एक तरीके से गुंडागर्दी वाला अगर उनका एटीट्यूड है वो मर्दों को दबा के रखने का, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप भी जानते हो भारत के समाज की वास्तविकता कि ज़्यादातर औरतों को दबाया ही जाता है। तो एज विथ रिस्पेक्ट टू सीनियरिटी यहाँ पर बात हो रही है, एंड सेक्स यहाँ पर टोटल तरीके से हिंट मेल कम्युनिटी को दिया जा रहा है कि दे आर द ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इन अ जॉइंट फैमिली, यानी कि घर परिवार का ऑर्डर, पूरा रूटीन, पूरा सिस्टम, कायदा कानून, पूरे परिवार का जो एक प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो परिवार चलता है सुबह से शाम तक, वो ये एज और सेक्स के बेसिस पे डिटरमाइन होगा, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप औरतों का स्टेटस जो है वो काफ़ी लो हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर हाई फर्टिलिटी रेट। हाई फर्टिलिटी रेट मतलब ऐसा कि यहाँ पर अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर हो ना,
तो आपको ना 2 या 3 बच्चे पैदा करने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है कि उनको पालेगा कौन। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट बताया हुआ है। अब पता नहीं इन्होंने यहाँ पर इसको प्रॉब्लम में क्यों लिख दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर भी बता देता हूँ कि इसको प्रॉब्लम में राइटर ने क्यों लिखा है। प्रॉब्लम में राइटर ने एक्सप्लेन इसको करा है, तो एक्सप्लेनेशन इसकी पॉजिटिव है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम इसकी क्या है। हम इसको ये क्यों लिख रहे हैं, डिसफंक्शन ऑफ द फैमिली के अंदर ये वाला पॉइंट लेकर क्यों आए हैं। हाई फर्टिलिटी रेट अगर ज़्यादा है, वो देश के हिसाब से अच्छा नहीं है। इवन परिवार में अगर आपका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है कल को इतने बच्चों को पढ़ाना, उनका हेल्थ केयर, उनका न्यूट्रिशन, सारे बच्चों के खर्चे, और कल को फिर आप उनको बिना पढ़ाए लिखाए मेहनत मजदूरी, गधा मजदूरी पे ही लगा दो, तो फिर कोई फायदा नहीं है बच्चे पैदा करने का इतने ज़्यादा, और फिर वो इकोनॉमी के लिए भी बर्डन बनेंगे। हमें उनको एसेट बनाना होता है ना सबको, पॉपुलेशन को, ना कि लाइबिलिटी। तो हाई फर्टिलिटी रेट में एक चीज़ तो अच्छी हो जाएगी आपकी, कि आपके ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आपको एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के अंदर आपको केयर और इकोनॉमी का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके माता पिता वर्किंग हैं और औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो अगर दादी के पास, दादा के पास, या फिर अपनी नंद के पास, ठीक है, देवरानी के पास, जेठानी के पास, यानी कि आपकी चाची, बड़ी मम्मी, बुआ, दादा दादी के पास बच्चे को छोड़कर जा रही है, तो उनकी परवरिश हो जाएगी। यानी कि उनके खाने पीने का, या फिर कपड़े चेंज करने का, डाइपर का, उनकी केयर करने का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। जैसा आप बच्चा अपना छोड़ कर गए थे, वैसे ही आपको वो आपके काम से या ऑफिस से आने के बाद मिलेगा। तो केयर और इकोनॉमी, यानी कि बच्चे पल जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे आराम से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर। तो इसकी बेसिस पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर क्या देखा जाता है, ग्रेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उनकी परवरिश हो पाती है, दे आर रेयर्ड इन अ ज्वाइंट फैमिली। ग्रेटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि चाचा, ताऊ जी, बड़े चाचा, छोटे चाचा, आपके पापा, सबके 2-2, 3-3 बच्चे तो हैं, किसी किसी के 4, 3, 2 ऐसे भी पेयर के बच्चे होते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, क्योंकि उनको केयर और इकोनॉमी ज़्यादा मिल जाती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर ऐसा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो और अगर वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अगर ऐसा है, लेकिन उस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो इतना परिवार सक्षम नहीं है, वहाँ पर रिसोर्सेज का अभाव रहता है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, सिर्फ संभालने वाली बात है बच्चों को कि कैसे भी करके बच्चे बड़े हो जाएं। तो आप बड़े होकर उनको उनकी जो हेल्थ है वो इंश्योर नहीं करवा पाओगे अच्छे से, उनकी डाइट का ख्याल नहीं रख पाओगे, उनको एजुकेशन नहीं दे पाओगे, और अल्टीमेटली जो आपकी फैमिली जो गधा मजदूरी अगर करती होगी, तो अगर आपको उनको ईंट के भट्टों में या मनरेगा वर्कर ही बनाना है, तो फिर ऐसे घर परिवार के अंदर पॉवर्टी कंटिन्यूएशन में ही रहेगी। अगर वो घर परिवार इस उम्मीद में बच्चे पैदा कर लेता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये है कि अगर वो पढ़ लिख नहीं भी पाए तो हाथ बटाएंगे बड़े होकर, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनेगी, लेकिन पढ़ाई अच्छे से नहीं पाओगे, और हेल्थ अगर उनकी अच्छी नहीं होगी, बचपन में उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रखा होगा, रिसोर्सेज के अभाव की वजह से, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, मदर की प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि मदर अगर ऐसे पुअर फैमिली के अंदर उसकी मेंबर है, तो उनको भी गधा मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता होगा, तो वो कच्ची उम्र में अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाई। तो ये एक विशियस साइकिल बना देगा उस फैमिली की, और वहाँ पर इस हाई फर्टिलिटी रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक तो आप देश की पॉपुलेशन या स्टेट की पॉपुलेशन पे बर्डन बढ़ा रहे हो ऐसी फैमिली के अंदर ज़्यादा बच्चे पैदा करके। अगर आपका मकसद उनको सिर्फ पालना ही है कि वो कैसे भी करके पल जाएं, बड़े हो जाएं, तो वो हो सकता है कि आप उनको एसेट ना बनाकर इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बना दो। ये है ये पॉइंट, नेगेटिव कोनोटेशन के साथ। लेकिन इसकी क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन थी ना केयर एंड इकोनॉमी वाली, वो आपको सुन के पॉजिटिव लगेगी, नेगेटिव बात इन्होंने कुछ लिख नहीं रखी, इसलिए यहाँ पर, इसलिए मुझे आपको यहाँ पर बताना पड़ा डिटेल में, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फैमिली के अंदर, पर्टिकुलरली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भारत के अंदर क्या दिक्कतें हैं, फैमिली के कभी कभार कुछ नुकसानदायक तत्व भी होते हैं, कुछ बेकार परिणाम भी होते हैं फैमिली होने से, जो कि एक इंडिविजुअल के ऊपर निकल कर आते हैं, औरतों की स्टेटस के ऊपर निकल कर आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी इस टॉपिक के अंदर। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।